जय हिंद दोस्तों। नमस्कार आप सभी को। स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77 आपके लिए लेकर आया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो हमारे छत्तीसगढ़ का भूगोल है, जो आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। छत्तीसगढ़ व्यापम और उसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस और पीएससी की परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी क्लास है दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा तो कुछ न कुछ तो आप छोड़ के जाएंगे और जो आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा नुकसानदायक सिद्ध होगा। इसलिए आप इस क्लास को जरूर देखिए। और ये छत्तीसगढ़ स्पेशल क्लास है। ये छत्तीसगढ़ पुलिस उपनिरीक्षक के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप दोस्तों हमारे चैनल पे आएँ और चैनल को आप जो है इसमें छत्तीसगढ़ भूगोल के जो टॉप प्रश्न एक साथ आप देख रहे हैं, इसके पहले भी भूगोल की हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप प्लेलिस्ट का एक बार विजिट करें और छत्तीसगढ़ से ही नहीं, आप भारत के सभी सामान्य ज्ञान और परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का सभी विषयों की तैयारी आपको कराई गई है। आप दोस्तों हमारे चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास देख सकते हैं। आइए भूगोल में आप आज छत्तीसगढ़ के टॉप क्वेश्चंस को देखने चल रहे हैं जो अपनी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों, ये जो आर्कियन शैल समूह है इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में ये पूछा जाता है कि आर्कियन शैल समूह का छत्तीसगढ़ में विस्तार कहाँ तक है। तो कभी कभी पूर्वी बघेलखंड का पठार दे दिया जाएगा, छत्तीसगढ़ का मैदान दे दिया जाएगा, इनमें से आपको पूछा जाएगा। लेकिन जो आर्कियन शैल समूह है दोस्तों, इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ में है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ के धरातलीय बनावट में प्रमुख है। ये हमारा आर्कियन शैल समूह। दोस्तों धारवाड़ शैल समूह पूछ लिया जाता है। तो ये जो धारवाड़ शैल समूह है, ये इसका मुख्य जो है, आप देखें कि इसका निर्माण आर्कियन चट्टानों से ही होता है और आर्कियन चट्टानों के जलीय अपरदन से होता है धारवाड़ शैल समूह का निर्माण। दोस्तों धारवाड़ शैल समूह पूछा जाता है इसका निर्माण किससे होता है, तो आप इसे याद रखिए कि आर्कियन शैल समूह की चट्टानों से जो है इसका जो जलीय अपरदन होता है वहां से धारवाड़ शैल समूह का जो है निर्माण होता है। दोस्तों धारवाड़ शैल समूह की बात करें तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है और ये बलरामपुर जिले के रामानुजगंज व वाड्रफ नगर तक इसका विस्तार है। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए धारवाड़ शैल समूह का विस्तार के बारे में चर्चा की जाएगी तो आपको बलरामपुर आंसर में जरूर मिलेगा। और यदि बलरामपुर आपको नहीं मिलता है तो रामानुजगंज और वाड्रफ नगर, ये यहाँ तक विस्तार है इसका जो है धारवाड़ शैल समूह का। आप इन्हें जरूर याद रखिए, ठीक है दोस्तों। हमारे चैनल पे सभी विषयों की महत्वपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। आप छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को जरूर देखिए। और ये देखिए कि ऐसी क्लास है कि आप हिंदी व्याकरण के प्रश्न जरूर देखें। इतिहास में भारत का इतिहास और विश्व के इतिहास की बहुत ही बेहतरीन क्लासेस जो बिल्कुल परीक्षा के लिए 100% उपयोगी हैं। उसके बाद भूगोल की क्लासेस, संविधान, सामान्य विज्ञान में आप अगर हमारे चैनल की क्लासें स्मार्ट स्टडी क्लासेस को देख लेते हैं तो आप विज्ञान से आपके प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। इसमें आपको जरूर आपकी परीक्षा से जो प्रश्न आएंगे वो हमारी इस क्लास से जरूर मिल जाएंगे, हमारे चैनल के वीडियो से जरूर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं दोस्तों धारवाड़ शैल समूह का विस्तार की अगर चर्चा किया जाए माफ कीजिएगा, धारवाड़ शैल समूह का जो विस्तार है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मैदान में कवर्धा और ये आपका है दुर्ग। तो कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदा बाजार के कसडोल व मुंगेली जिले सहित कवर्धा जिले के पंडरिया जिले तक इसका विस्तार पाया जाता है धारवाड़ शैल समूह का। हमें इनको याद करना है दोस्तों, ये हमारे एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर धारवाड़ शैल समूह का विस्तार पूछा जाए कि भाई ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये हमारा जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, छत्तीसगढ़ के मैदान में आप देखें दुर्ग, कवर्धा, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, ये सभी जो जिले हैं ये छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत ही आते हैं। तो जो है इन क्षेत्रों में धारवाड़ शैल समूह क्रम की चट्टानें, पर्वत, पहाड़ यहाँ पे पाए जाते हैं। दोस्तों हम देखें दंडकारण्य क्षेत्र के बस्तर संभाग के जगदलपुर में भी धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है और यहाँ पर भी जो है धारवाड़ शैल समूह के कुछ पर्वत पाए जाते हैं। इसीलिए ये दंडकारण्य जो
बहुत ही महत्वपूर्ण है खनिजों के लिए, यहाँ पर भी जगदलपुर में पाया जाता है। भानु प्रतापपुर तहसील आप जानते हैं कांकेर में पड़ता है, वहाँ भी पाया जाता है। दंतेवाड़ा आप जानते हैं, यहाँ भी पाया जाता है। और राजनांदगांव के मोहला आदि क्षेत्रों में भी धारवाड़ शैल समूह का विस्तार पाया जाता है। और ये जो है आप देखें दंतेवाड़ा में जो बैलाडीला है दोस्तों, ये बैलाडीला की जो लौह अयस्क खान है, इन लौह अयस्क खान का जो लोहा होता है वो सीधे हमारे विशाखापट्टनम बंदरगाह से ये जो है जापान के लिए सप्लाई किया जाता है, तो इसे भी आप जरूर याद रखिए। आगे ये देखते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि धारवाड़ शैल समूह का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। मतलब एक प्रकार से आप छत्तीसगढ़ में देखें तो छत्तीसगढ़ के लगभग प्राय स्थानों पर जो है ये धारवाड़ शैल समूह का विस्तार है। और दंडकारण्य क्षेत्र में आ जाएंगे जो रामायण कालीन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमारे बस्तर संभाग में पड़ता है। तो ये बस्तर संभाग पूरा जो है दंडकारण्य ही आता है। इस संभाग के अतिरिक्त भी कुछ जिले दूसरे संभागों के भी दंडकारण्य में हैं, तो आप इन्हें अब जरूर याद रखें। और आगे देखिए दोस्तों कि अब हम आ जाते हैं गोंडवाना शैल समूह। ये जो गोंडवाना शैल समूह है दोस्तों, गोंडवाना शैल समूह का निर्माण जो होता है नदियों के अवसादों के रूप में जमा वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से होता है। ये दोस्तों कई सदियों से ये वनस्पति और ये जो जीवों के अवशेष यहाँ पर जमा रहते हैं, और इन्हीं से इनका जो है निर्माण हो जाता है गोंडवाना शैल समूह का। और इनके विस्तार की बात करें तो जब आप हमारे सरगुजा बेसिन में जाएंगे तो सरगुजा बेसिन और बघेलखंड के पठारों तक ये गोंडवाना शैल समूह जो है ये यहाँ की गोंडवाना शैल समूह श्रृंखला के पर्वत जो है जरूर आपको मिलेंगे। दोस्तों दक्कन ट्रेप आप देखिए, दक्कन ट्रेप शैल समूह का निर्माण जो होता है ये दरारी ज्वालामुखी से निकलने वाले बेसाल्ट युक्त लावा से हुआ। ये प्रश्न पूछा गया है कि जो दक्कन ट्रेप का निर्माण है ये किससे होता है, तो ये होता है दोस्तों जो दरारी हमारी ज्वालामुखी होती हैं इनसे बेसाल्ट युक्त जो लावा निकलता है वहाँ से इसका निर्माण हुआ है। अब ये ज्वालामुखी जो है कितने वर्षों पहले जो है कितने लाखों वर्षों पहले की बातें हैं ये सब, जब ज्वालामुखी उद्गार यहाँ पे हुआ रहा होगा उनसे जो बेसाल्ट युक्त लावा निकला था उससे हमारे दक्कन ट्रेप शैल समूह का निर्माण हुआ है। दोस्तों इसके विस्तार की बात करें कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, तो मैकल पर्वत श्रेणी का जो पूर्वी भाग है, तो ये मैकल पर्वत श्रेणी आप देखें कि छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो कवर्धा है, कवर्धा से ये जो है आपको मिलना चालू होगा। और आप देखें कि उधर कोरबा तक ये जो है कोरबा कवर्धा सरगुजा जसपुर आदि तक में पाया जाता है। कि मैकल पर्वत श्रेणी इतनी बड़ी लंबाई में आपको मिलेगी। ये जो है बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र हैं और इन पहाड़ी क्षेत्रों पर ये जो मैदान पाए जाते हैं ये मैदानों में भी आप देखें कि यहीं पे छत्तीसगढ़ बसा हुआ है। जो मैदानी भाग पाए जाते हैं बिल्कुल बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर जब आप चले जाएंगे पता चलेगा कि वहाँ पर फिर बहुत चौड़ा मैदान है पहाड़ी के ऊपर। अब जैसे आप केसकाल से जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो केसकाल से ऊपर चढ़ने पर पहाड़ी ऐसे घूमते घूमते जिसमें 12 मोड़ हैं, जब चढ़ेंगे फिर उसके बाद ये पूरा आपको जो है बिल्कुल एकदम प्लेन मैदान मिलेगा इतनी हाइट पे आने के बाद। तो ये कारण जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो हमारा है इनका विस्तार मैकल पर्वत श्रेणी मतलब किसका, दक्कन ट्रेप शैल समूह का, ये कोरबा कवर्धा सरगुजा आदि में पाया जाता है। दोस्तों छत्तीसगढ़ में टर्सरी और क्वार्टरली क्रम के भी शैल समूह जो हैं ये नहीं पाए जाते, इन्हें आपको याद रखना पूछा गया है कि क्या छत्तीसगढ़ में टर्सरी व क्वार्टरली जो है क्रम के शैल समूह पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के शैल समूह नहीं पाए जाते हैं। जबकि आप देख रहे हैं कि गोंडवाना शैल समूह, दक्कन ट्रेप शैल समूह, ये सभी शैल समूह हमारे छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब हम देखने वाले हैं कि पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है दोस्तों, इस पठार में स्थित जो है प्रमुख पर्वत पहाड़ जो हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और हमारे चैनल पे आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए सभी स्टडी मटेरियल उपलब्ध हैं, आप उन्हें जरूर देखें। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ का भूगोल टॉप प्रश्न है। अगर आप जो है पूरे भारत का भूगोल देखना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस की लिंक जो है आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाएं और आपको भारत के भूगोल की भी क्लासेस आपको लिंक में दे दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आइए देखते हैं पूर्वी बघेलखंड का जो पठार है इसमें स्थित प्रमुख पहाड़ कौन कौन से हैं, यहाँ
की विशेषताएं क्या है वो अब हम देखने चल रहे हैं। पूर्वी बघेलखंड के पठार का विस्तार दोस्तों, ये कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जब आप छत्तीसगढ़ को देखते हैं तो ये जो ऐसे ऐसे वाला ये भाग है यहाँ से निकला हुआ, ये कोरिया जो है, सूरजपुर, बलरामपुर, ये सब ऊपर वाले जो हमारा एरिया है, ये ऊपर वाले एरिया की बात किया जा रही है। यहाँ कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा के पाट प्रदेशों तक पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है दोस्तों, जिसकी बनावट जो है ये गोंडवाना शैल समूह क्रम या सरगुजा बेसिन जैसी है। मतलब ये गोंडवाना शैल समूह और सरगुजा बेसिन जो है, ये यहाँ से इनकी बनावट के बारे में पूछा जाता है तो आपको गोंडवाना शैल और सरगुजा बेसिन आपको जरूर मिलेगा। और पूर्वी बघेलखंड का विस्तार हमें याद कर लेना है कि कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर में जो है पूर्वी बघेलखंड का विस्तार है दोस्तों। यही पूर्वी बघेलखंड के पठार में ही स्थित है चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ। तो ये जो चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, ये कोरिया जिले के उत्तरी भाग में विस्तृत हैं दोस्तों, उत्तरी भाग में ये स्थित हैं। और देवगढ़ की पहाड़ियाँ जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। ये पूछ लिया जाता है कि देवगढ़ पहाड़ी ये बघेलखंड पठार के भौतिक प्रदेश का हिस्सा है। आप छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा इसको बिल्कुल ना बनाने की कोशिश करें। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है दोस्तों, हमारी परीक्षा में जो है जरूर आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। देखते हैं दोस्तों आगे कि जो पूर्वी बघेलखंड के पठार में ही आप देखें कि यहाँ पर स्थित है कैमूर पर्वत श्रृंखला। अब ये जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये कोरिया जिले में है। ये जो है ये विंध्याचल है दोस्तों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। और आप देखिए ये पूछा गया है प्रश्न, इसलिए आपको इस हमारी क्लास में मिल रहा है कि ये वाली क्लास अगर आप पूरी क्लास को अंत तक देखते हैं तो आपको जरूर आपकी परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न आपको इसी एक क्लास से मिलने वाले हैं। रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? आप जानते हैं कि सरगुजा में स्थित है। यहाँ रामगढ़ की पहाड़ी में कई सारी गुफाओं के बारे में भी आपने हमारी क्लासेस में नहीं देखा है, तो आप हमारे छत्तीसगढ़ के पर्वत, पहाड़ और गुफाओं वाली क्लासेस देखिए, तो आपको जोगी मारा, सीता बेंगरा के बारे में जरूर जानकारी आपको हमारी उस क्लास से मिल जाएगी। जब भी रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में स्थित है, इसकी चर्चा जब होगी तो आपको सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा ये सब जरूर आपके दिमाग में क्लिक कर जाएंगी, और जिससे आप अपनी परीक्षा को बिल्कुल सही और सटीक आंसर परीक्षा में आप दे पाएंगे। दोस्तों ये रामगढ़ की पहाड़ी है, सरगुजा में स्थित तो है ही, जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जो है इसी रामगढ़ पहाड़ी की जो हमने इससे पहले क्लास लिया था उसमें यहाँ की गुफाओं के बारे में अच्छे से बताया गया है, क्या क्या वहाँ पे शैलचित्र पाए गए हैं उनके बारे में वहाँ बताया गया है। यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है दोस्तों कि रामगढ़ की पहाड़ी पर ही महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। जो महाकवि कालिदास की एक बहुत ही जो है शानदार कृति है उनकी, और ये एक अमर रचना है महाकवि कालिदास की मेघदूत। तो उसकी रचना जो है कालिदास जी ने यही रामगढ़ की पहाड़ी पर ही किया था, मेघदूत की रचना। और इसी मेघदूत का जो छत्तीसगढ़ी में अनुवाद आपको मिलता है वो हमारे मुकुटधर पांडे जी द्वारा किया गया है। मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किसका किया है? तो मेघदूत का जो है उन्होंने छत्तीसगढ़ी अनुवाद किया है, जिसको लिखा है महाकवि कालिदास ने। और कहाँ पे लिखा है? तो जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है रामगढ़ की पहाड़ी, यहीं पर लिखा है। और ये सब चीज़ें कहाँ पर मिलेंगी वर्तमान में? तो ये छत्तीसगढ़ के सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में ये आपको मिलेंगी। अब ये चीज़ आप जरूर याद रखिए, और इस क्लास को अगर आप 2 बार देख लेते हैं तो आप जरूर जो है प्रश्नों को भूल नहीं पाएंगे। और आगे देखिए कि पूर्वी बघेलखंड का जो हमारा पठार है, इसी पठार में सीता लेखनी की पहाड़ी है जो सूरजपुर जिले में स्थित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ये पूरी क्लास में आप स्टार लगा के रखें और आपको प्रश्न मिलेंगे। उसके बाद आप हमारी क्लास को बताना कि जो है कमेंट करके बताना कितने आए हैं, और नहीं तो आपको आपके एग्ज़ाम के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की जो परीक्षा आप दिलाने जा रहे हैं उसमें ये आपको प्रश्न जरूर इस क्लास से आपको प्रश्न मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ जो है ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ वैसे ही आप देखें कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वत यहाँ पर स्थित हैं, और ज़्यादातर आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ मिलती हैं। तो ये हमारी
प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है और ये भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है दोस्तों। और यहाँ का अधिकतर क्षेत्र पठारों के अंतर्गत आता है। मतलब ये प्रायद्वीपीय उच्च भूमि तो है ही, और उसके साथ ही साथ ये पठारों के अंतर्गत आता है। ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। जैव भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ राज्य दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये प्रश्न पूछा गया है, इसे आप जरूर याद रखिए। ये पूरी स्लाइड ही नहीं, ये क्लास को आपको 3 से 4 बार देखना चाहिए, और जब भी मौका मिले आप क्लास चालू करके देखिए, आपको जरूर ये प्रश्न याद हो जाएंगे। 1 से 2 बार अगर आप रिविजन कर लेते हैं तो आप ये बताएंगे कि जैव भौगोलिक दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य दक्कन जैव क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम आ जाते हैं महानदी बेसिन पर। अब महानदी बेसिन जो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला इलाका है, यही है हमारा छत्तीसगढ़ का महानदी बेसिन। तो दोस्तों जो ये हमारा महानदी बेसिन है, छत्तीसगढ़ का मैदान है, इस छत्तीसगढ़ के मैदान का जो निर्माण है वो कडप्पा क्रम या अवसादी क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो हमें ये याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण जो है वो कडप्पा क्रम या कि इसके अवसादी क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, इसका विस्तार की अगर बात करें तो आप देखें बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग संभाग तक स्थित है। बिलासपुर एक संभाग है, रायपुर भी एक संभाग है और दुर्ग भी एक संभाग है। तो इन तीनों संभाग में आपको कम से कम 12 से 13 जिलों में इसका विस्तार आपको मिलता है। बिलासपुर संभाग के सभी जिले आप हमें कमेंट करके बताएंगे, रायपुर संभाग के और दुर्ग संभाग के। ठीक है दोस्तों, तो इसका निर्माण जो है और इनका विस्तार छत्तीसगढ़ के मैदान का इस 3 संभाग में है। आप इसको 3 जिले समझने की गलती कतई न करें, ये रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग संभाग में इसका विस्तार है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का जो मैदान है, छत्तीसगढ़ मैदान के अंतर्गत छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ आती हैं। पूछा जाता है छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी एरिया में स्थित हैं, जिसका विस्तार कहाँ तक, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ जिले तक इसका विस्तार है। किसका विस्तार है, तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है दोस्तों, अब मैकल पर्वत श्रेणी की बात करें तो मैकल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ के मैदान का हिस्सा है। मतलब छत्तीसगढ़ के मैदान में ही ये एक पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिल जाती है। और इसका विस्तार देखें मैकल पर्वत श्रेणी का, ये राजनांदगांव जिले से प्रारंभ होकर राजनांदगांव, कवर्धा, लोरमी, पेंड्रा तक ये इसका जो है ये आपका पेंड्रा है दोस्तों। तो यहाँ के पेंड्रा तक जो है किसका विस्तार है, मैकल पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और इसी में आप देखेंगे कि NH30 जो रोड है, आप चिल्फी घाटी के पास जब जाते हैं तो नेशनल हाईवे 30 यहीं से गुजरता है। इसी मैकल पर्वत श्रेणी के पहाड़ों में चक्कर लगाते हुए ये ऐसे गुजरता है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। महानदी बेसिन में ही दोस्तों ये पूछ लिया जाता है कि मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढाल है, ये ढाल किस तरफ है। आप जब इसको देखेंगे तो इसका ढाल आपको समझ में आएगा कि इसका ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। मतलब आपका ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये इधर से जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ इसका ढलान है। किसका ढलान है, हमारे मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढलान है ये ऐसे है, पश्चिम से पूर्व की तरफ मैकल पर्वत श्रेणी का ढलान। तो अब ये आपको याद रह चुका है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो हमारा जो विस्तार है वो ऐसे विस्तार है किसका, छत्तीसगढ़ में स्थित मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढाल है वो पश्चिम से लेके वेस्ट टू ईस्ट इसका जो है ढलान है। ठीक है, अब ये आपको याद रहेगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है बदरगढ़ मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, बदरगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पड़ती है, तो ये जो है कवर्धा जिले में ही स्थित है। कई बार पेपर में भी निकला था कि ऐसा कुछ है ही नहीं, खाली किताबों में बताया जाता है, भाई एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इन्हें याद रखें। अब कहाँ स्थित है, ये ASI इसका सर्वे करे और वो बताए कि इसका जो है कहाँ पे है, क्या है। ठीक है दोस्तों, आप देखिए मैकल पर्वत श्रेणी जो है राज्य में पश्चिम दिशा में स्थित है। ठीक है, जब आप ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ देखते हैं तो बिल्कुल जो छत्तीसगढ़ के नक्शे में देखेंगे तो पश्चिम की तरफ जो है स्थित है मैकल पर्वत श्रेणी। जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको इस क्लास में पढ़ रहे हैं। और इसी के कारण कबीरधाम जिला जो है, किसके कारण, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण दोस्तों, मैकल पर्वत श्रेणी के कारण जो हमारा कबीरधाम जिला है ये वृष्टि छाया प्रदेश क्षेत्र में
आता है। यहाँ पे जो है अब इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ होने के कारण इसको वृष्टि छाया क्षेत्र में पूरा मैकल पर्वत श्रेणी ही इधर से गुजरती हुई आपको प्रतीत होती है। तो ये इसी कारण से वृष्टि छाया प्रदेश में आता है हमारा कबीरधाम जिला। दोस्तों महानदी बेसिन में ही आप देख रहे हैं कि मैकल पर्वत श्रेणी जो है वो शिवनाथ नदी और बेन गंगा नदी, ये महाराष्ट्र में बहती है दोस्तों। तो ये शिवनाथ नदी और बेन गंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। कौन करता है? ये मैकल पर्वत श्रेणी। साथ ही यह श्रेणी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करता है। ठीक है, कौन अलग करता है? तो मैकल पर्वत श्रेणी। अब जब किसी के बीच में इतना ऊंचा जो है, इतना ऊंचे ऊंचे पहाड़ आ जाएंगे तो ये नदी जो आ रही इधर से, एक इधर निकल जाती है, एक इधर से निकल जाती है, और ये बीच का जो एरिया है ये एरिया पहाड़ों वाला एरिया है, इसलिए जब इतनी हाइट पर नहीं जाएगा पानी और वो धीरे धीरे ढलान की तरफ बढ़ जाता है। तो शिवनाथ और बेन गंगा नदी को जब आप देखेंगे तो ये दोनों के बीच में जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो हमारा मैकल पर्वत श्रेणी जो है ये जल विभाजक कार्य करता है। इसके साथ में महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से भी अलग करती है हमारी मैकल पर्वत श्रेणी। दोस्तों यहाँ पर मुख्य तौर पर साल के वृक्ष पाए जाते हैं। कहाँ पर? जो मैकल पर्वत श्रेणी वाला एरिया है यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको साल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। अब जब आप चिल्फी घाटी में आते हैं, कवर्धा जिले से जैसे आप निकलें जो है, तो यहाँ से निकलने पर जब आप बुडला वगैरह पार करेंगे तो उसके बाद आपको चिल्फी घाटी पड़ जाती है, और यहीं पर आपका जो है NH30 आप यहाँ से लगा हुआ है। ये चिल्फी घाटी जो है, चिल्फी घाटी से NH30 और ब्रजवानी घाटी से नेशनल हाईवे 53 गुजरता है, जो मैकल पर्वत श्रेणी में ही आता है। मतलब मैकल पर्वत श्रेणी से हमारे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग NH53 और NH30 गुजरते हैं। ये अब आपको जरूर याद रहने वाला है। हम आ जाते हैं दोस्तों बिलासपुर रायगढ़ के मैदानी इलाके में। ये दोस्तों बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है। अगर आपने इस क्लास को देखा तो छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा अब की बार आपके हाथ से निकलने वाली नहीं है, और बस ये परीक्षा का इंतजार है। परीक्षा का इंतजार करिए और उसके बाद स्टार आपके कंधे पर जरूर आएगा। आप इसकी तैयारी में लगे रहें। बेहद ही महत्वपूर्ण क्लास है और कहीं से जोश और जुनून उतरने न पाए। ठीक है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक जोश और जुनून होना चाहिए आपके अंदर तैयारी करने का। आइए देखते हैं उस जुनून के साथ में एक सबसे ऊंची चोटी जो है बिलासपुर रायगढ़ के मैदान की, वो दलहा पहाड़ है जो 760 मीटर है, और ये 760 मीटर ऊंची है। सबसे ऊंची चोटी है बिलासपुर रायगढ़ के मैदान में। ये दोस्तों अकलतरा जांजगीर चांपा तक विस्तारित है। क्या जो रायगढ़ का ये जो मैदान है हमारा, ये रायगढ़ का मैदान और बिलासपुर वाला जो ये है, तो इसमें जो चोटी आपका देखते हैं सबसे ऊंची चोटी दलहा पहाड़ 750 मीटर है। इसका विस्तार आपको अकलतरा जांजगीर चांपा तक विस्तारित है। दोस्तों सिहावा पर्वत का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका नाम था सुक्तिमती पर्वत। ठीक है, प्राचीन नाम पूछा जाता है। और यहीं पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम स्थित है। महानदी का उद्गम भी यहीं सिहावा से होता है। सिहावा में एक जगह है फरसिया, फरसिया नामक जगह से महानदी का उद्गम होता है। और ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये पड़ता है कौन से जिले में? धमतरी जिले में पड़ता है हमारा सिहावा पर्वत। दोस्तों छाता पहाड़ आपसे पूछ लिया जाता है, जिसको बता देना है भैया छाता पहाड़ जो है बलौदा बाजार जिले में स्थित है। और ये बलौदा बाजार जिला तो रायपुर के बिल्कुल लगा हुआ है, और रायपुर से कटकर ही तो ये एक नए जिले का रूप धारण किया है। तो इसे ही भी आपको याद रखना है। दोस्तों हम चर्चा करेंगे पाठ प्रदेशों की। पाठ प्रदेश में आ जाए, छत्तीसगढ़ के जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा में पाठ प्रदेशों का विस्तार है। और पाठ क्षेत्र का पूर्व से पश्चिम की तरफ ये आपको जमीर पाठ, जारंग पाठ, जसपुर पाठ और मैन पाठ ये पड़ता है। तो इसका जो क्रम है दोस्तों आपके पूर्व से पश्चिम की तरफ है। ये पूर्व से पश्चिम की तरफ एक क्रम पूछ लिया जाता है, या पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछ लिया जाता है। इसके बाद अब आपको जरूर पता हो जाएगा कि सबसे पहले आपका जमीर पाठ पड़ेगा, जमीर के बाद फिर आपका क्या पड़ेगा। इसको अगर आप जो है ऐसे देखें, ये ईस्ट टू वेस्ट जो है ये पूर्व से पश्चिम में है। तो पूर्व से पश्चिम में देखें तो सबसे पूर्व में आपको जमीर पाठ पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका जारंग पाठ पड़ेगा, फिर आपका जसपुर पाठ पड़ेगा, और फिर आपका मैन पाठ पड़ेगा। और अगर पश्चिम की तरफ से देखें तो MJJJ आपको याद रहेगा कि
जो है मैनपाट, जसपुर, जारंग और जमीर, इन्हें आपको याद रख लेना है। जमीर, जारंग, जसपुर, मैनपाट अब आपको याद रहेगा। और इनका ये पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व का क्रम अब आप बता लेंगे। अगर आप M-JJJ यूज करते हैं तो ये जो कोड होगा, ये कोड होगा पश्चिम से पूर्व का। और JJM करते हैं तो जमीर, जारंग, जसपुर और मैनपाट अंतिम में आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। पाट प्रदेश जो है हमारे, ये छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। और सरगुजा बेसिन की जो संरचना है, संरचना में गोंडवाना क्रम की चट्टानें सर्वाधिक मात्रा में पाई गई हैं। ये सबसे अधिक मात्रा में यहाँ पर स्थित हैं। इसे आप जरूर याद रखिए दोस्तों। पाट प्रदेशों की बात करें तो पाट प्रदेश जो हमारे हैं ये बेहद ही महत्वपूर्ण है कि मैन पाट जो हमारा है, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। अभी आप पश्चिम से शुरू करें तो पश्चिम में सबसे पहले आपका पड़ेगा मैन पाट, ठीक है। उसके बाद आपका जसपुर पाट पड़ेगा, फिर आपका जो है जारंग पाट पड़ेगा, ठीक है। इन्हें आप जरूर एक बार इसका क्रम फिर से देख लें आप, जो है जमीर, जारंग और जसपुर, मैन पाट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो है छत्तीसगढ़ का शिमला अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है भैया मैन पार्ट जो है ये छत्तीसगढ़ का शिमला है। और जब भारत और चीन का युद्ध 1962 में हुआ था, जिसमें बिना कारण के ही जो है जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के कारण चाइना ने चढ़ाई कर दिया। और फिर वहाँ पर जब उसने तिब्बत के बहुत सारे हिस्से में चाइना ने कब्जा किया और अब चाइना ने उसको हड़प भी लिया है। जैसे आप देखेंगे 2014 में रसिया ने क्रीमिया को हड़प लिया था, वैसे तिब्बत का बहुत बड़ा क्षेत्र। और उधर आप जम्मू कश्मीर वाले रीजन में जाएंगे तो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी बहुत बड़ा क्षेत्र जो है इस युद्ध में चीनियों द्वारा हड़प लिया गया है। और हम हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देते रहते हैं। और आप इन लोग जो है कि खाली भारत के भूभाग पर कब्जा करने की सोचते हैं। हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय एकता का भाव है और जो राष्ट्रीय एकता का गुणगान करते हैं, राष्ट्र को एक करने की बात करते हैं, उनके अंदर जातिगत भावना, जातिवाद, संप्रदायवाद इस तरीके से भारत में वर्तमान राजनीति में हावी होता जा रहा है कि एक बहुत ही गंभीर चुनौती जो है, हमारे किसी नेता ने भी कहा था कि भारत धीरे धीरे एक परमाणु बम पर बैठते जा रहा है। और ये जो जातिवाद और संप्रदायवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो अंग्रेजों ने किया, अंग्रेजों ने जितना गुलाम भारत को बनाया था, जितना नियम कानून, आप देखें कि अभी भी 1860 की जो CRPC आप देखते हैं, ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ही क्यों बनाई गई थी। अब 3 साल बाद ये जो है बनाई जाती है और ये आज तक लागू रहती है। तो अंग्रेजों ने तो हमारे ऊपर कंट्रोल करने के लिए बनाया था, जब 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हम लोगों ने छेड़ दिया था। लेकिन दोस्तों 1860 की CRPC में आज भी हमारा कानून चल रहा है। और इस 70 साल में किसी जो है किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, ये सब वैसी ही हैं। ये सब देश को किस प्रकार से क्या करना चाह रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं। इनका सब आपका जो है स्वार्थ ही हमें तो लगता है कि है। राष्ट्रहित के नाम पे वोट मांगते हैं, लेकिन इनके दिल में हमें लगता है कि राष्ट्रहित की कोई भावना निहित ही नहीं होती है। आगे देखिए दोस्तों कि 1962 में तिब्बतियों को यहाँ पर बसाया गया था। ये जो है 1962 की बात है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की आप बात इसमें देख पा रहे हैं। और जसपुर पाट प्रदेश जो है सबसे लंबा पाट प्रदेश है, इसे आप जरूर याद रखें। सामरी पाट जो है बलरामपुर जिले में पड़ता है और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा है जो 1225 मीटर ऊंची है। इसे आपको याद रखना है, बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। आगे देखते हैं कि जो है छत्तीसगढ़ के जो जल विभाजक पर्वत हैं उनके बारे में कई बार पूछा जाता है। तो आप इनके बारे में देखिए, जो हमारा केसकाल है, ये केसकाल कहाँ पड़ता है, तो हमारा कोंडागांव जिले में पड़ता है। कोंडागांव कहाँ है, तो भैया बस्तर संभाग में है। अब बस्तर संभाग कहाँ है ये भी नहीं जानते हैं तो आप छत्तीसगढ़ मत पढ़िए, चूंकि छत्तीसगढ़ में तो है, ठीक है। तो केसकाल पर्वत जो है, ये केसकाल पर्वत महानदी और इंद्रावती नदी के किनारे ही जगदलपुर बसा हुआ है हमारा। आप जो है कई अगर आपने कभी यात्रा किया हो तो, और ये महानदी, तो ये महानदी और इंद्रावती नदी दोनों के मध्य जो है कोई
पर्वत जो है जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये सब नेचुरल है दोस्तों, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये सब प्राकृतिक है। जब बीच में कोई बहुत बड़ा पर्वत है तो बहता हुआ पानी जो है पहाड़ के ऊपर तो चढ़ नहीं जाएगा, इसलिए ये इधर उधर से निकल जाते हैं और हमको परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक पॉइंट दे जाते हैं कि बेटा इसको भी याद कर लेना कि केशकाल पर्वत जो है महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। ये अब आपको जरूर याद रहेगा। फिर मैकल पर्वत श्रेणी को आप देखते हैं तो आपने देखा कि शिवनाथ और बेनगंगा नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। और इसके आप देखिए महानदी अपवाह तंत्र एवं नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के मध्य भी यही पर्वत श्रेणी जो है जल विभाजक की भूमिका में रहती है। तो ये पर्वत श्रेणी कौन सी है? मैकल पर्वत श्रेणी है, जिनको हमें दो चीज़ों के लिए याद रखना जरूरी हो जाता है। ये शिवनाथ नदी और बेनगंगा नदी के अंदर मध्य जल विभाजक कार्य करती है। और जब अपवाह तंत्र की बात करें तो जो हमारा महानदी अपवाह तंत्र को नर्मदा नदी अपवाह तंत्र से पृथक करती है यही मैकल पर्वत श्रेणी। अगर नहीं होती तो हो सकता है कि जो महानदी अपवाह तंत्र की नदियां हैं नर्मदा में ही मिलती, या कि नर्मदा वाली आके जो है महानदी में मिल जाती, इसीलिए ये मैकल पर्वत श्रेणी। अब आप इसको भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। आगे देखते हैं जो है कि देवगढ़ की पहाड़ी जो है ये गोपद नदी एवं रिहंद नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। देवगढ़ की पहाड़ी दोस्तों ये रहे छत्तीसगढ़ के जल विभाजक पर्वत। और आपने अभी तक हमारे स्मार्ट स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए। और अगर इन क्लासेस के आप PDF पाना चाहते हैं दोस्तों तो हमारे टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर लिखें स्मार्ट स्टडी क्लासेस 77, आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। और उस ग्रुप में सभी क्लासेस के PDF, इसके साथ में ही अतिरिक्त PDF भी आपको जरूर देखने को मिलेंगे। आइए आगे देखते हैं कि दंडकारण्य के पठार में हम चलते हैं। और दंडकारण्य का जो पठार है इसका विस्तार हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। तेलंगाना जो 2 जून 2014 को बनता है। आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था, जिसमें रामालुल्लू जी की मृत्यु हो गई थी। पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने की बात है। और फिर उड़ीसा, तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य का रीजन फैला हुआ है। और रामायण काल में ये दंडकारण्य तो बहुत ही महत्वपूर्ण था और इस दंडकारण्य का वर्णन आपको मिल जाएगा। तो ये दंडकारण्य मात्र छत्तीसगढ़ में नहीं 4 राज्यों में इसकी सीमा लगती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। दंडकारण्य परियोजना के बारे में पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर चलाई जा रही है? ये हमारे बस्तर जिले में चलाई जा रही है, जिसका मुख्यालय क्या है? इसी के मुख्यालय को जगदलपुर कहा जाता है। दोस्तों राव घाट की पहाड़ी पूछ लिया जाता है तो कांकेर जिले में स्थित है। तथा बैलाडीला पहाड़ी जो है ये दंतेवाड़ा में स्थित है। और यहाँ से लौह अयस्क विशाखापट्टनम बंदरगाह को जाता है। लौह अयस्क और विशाखापट्टनम बंदरगाह से कहाँ जाता है? तो भैया अभी जहाँ पे मोदी जी ने अपनी यात्रा की थी, जापान यात्रा, यहीं जापान पे आप देखें क्वाड का जो समिट हुआ था, ये क्वाड का समिट में इन लोग गए थे। और क्वाड के समिट की बात करें तो आप भारत को तो जान ही रहे हैं और जापान को भी जान रहे हैं। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को जान लीजिए, अमेरिका को जान लीजिए, यही तो है क्वाड। यही क्वाड देश हैं। इन लोगों की बैठक हुई थी जापान में और हमारे विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। ये अब आपको याद रहेगा। बैलाडीला पहाड़ी जो है सबसे पुरातन शैलों से निर्मित पहाड़ी है, इसे भी आप जरूर याद रखिए। और दोस्तों हमारी क्लासेस बेहद ही महत्वपूर्ण है, अगर आपने इसको नहीं देखा है तो कुछ ना कुछ तो आप छोड़ के जाएंगे। और अगर आप देखते हैं तो परीक्षा में सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। अबूझमाड़ की पहाड़ी का विस्तार कहाँ है? नारायणपुर जिले में है दोस्तों। ये छत्तीसगढ़ का ऐसा है कि यहाँ पर आज भी 2022 चल रहा है, आज़ादी के 70 क्या 75 हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं। और ये अमृत महोत्सव खाली दिल्ली में बैठ के मनाते रहें, अबूझमाड़ की पहाड़ी में आज भी चुनाव, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे वोटिंग पार्टियां चुनाव कराने जाती हैं और यहाँ पर नक्सलियों की समस्या के कारण मतदान तक नहीं हो पाता है। और विकास के नाम पर अभी बिल्कुल शून्य है अबूझमाड़ एरिया, जहां बिना कपड़े पहने लोग एकदम, आपको सही सही आदिवासी देखना है तो आप जो है आइए देखिए आदिवासी कि जहां पे आज भी लोग कपड़े जो है नहीं पहनते हैं, पूरी तरह से जो है जंगली किस्म के ही हैं। अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है इसके अंदर वाले गाँवों में जब आप देखेंगे तो
फुरसेल घाटी के बारे में पूछ लिया जाता है। यहाँ सर्वोच्च किस्म के सागौन के वन पाए जाते हैं। और बस्तर के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र है ये हमारी अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। केशकाल घाटी के बारे में बात करें तो कोंडागांव जिले में स्थित यहाँ पर तेलिन घाटी में तेलिन माता का मंदिर स्थित है, इसलिए पूछ लिया जाता है। और केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ बेसिन और बस्तर पठार के बीच सीमा को बनाता है। हमारा कौन? केशकाल घाटी। ये दोस्तों क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चलते चलते देख लेते हैं कि आरी डोंगरी की पहाड़ी जो है ये भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में आता है। अब भानु प्रतापपुर तहसील कहाँ पड़ती है? तो कांकेर जिले में पड़ती है। गढ़िया पहाड़ी के बारे में पूछा जाता है तो गढ़िया पहाड़ी को बताइए कि कांकेर जिले में है। और अलबका की पहाड़ी बीजापुर जिले में स्थित है। ये क्लास हमारी दोस्तों आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। स्मार्ट स्टडी क्लासेस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। आपके अध्ययन की संपूर्ण सामग्री हमारे चैनल पे उपलब्ध है। आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से एक नई दिशा तक ले जाएं, हमारी यही शुभकामना है। और हमने पढ़ा है कि सत्य की जीत होती है। तो दोस्तों सत्य की जीत होती है या कि नहीं होती है, आपके क्या अनुभव हैं? अगर आपने कभी कोई अनुभव ऐसा देखा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि एक ऐसा ऐसा व्यक्ति था जो गलत था और गलत होते हुए भी जो है हावी था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जो सही लोग थे वो सही हो गए और जो झूठे लोग थे वो झूठे साबित हुए। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।